विश्व के कृषि प्रदेशों में अब हम सामूहिक कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। साइमंस के अनुसार सामूहिक कृषि का अर्थ एक ऐसे जोत से है जिसका स्वामित्व अनेक व्यक्तियों के पास होता है और जिस पर समुदाय के सभी सदस्य मिलकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य करते हैं। यह प्रणाली पूर्ववर्ती सोवियत संघ द्वारा 1930 के दशक में विकसित की गई थी। धीरे धीरे सोवियत संघ की समस्त भूमि राष्ट्रीयकरण द्वारा सहकारी भूमि में परिणत की गई। संप्रति रूस में 3 प्रकार के फार्म इकाइयाँ हैं: सहकारी फार्म, कॉलखोज, राजकीय फार्म तथा निजी छोटे छोटे फार्म। चीन में भी इस प्रकार की सहकारी कृषि व्यवस्था मिलती है जिसमें राज्य नियंत्रित कम्यून पाए जाते हैं। बाद में पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों पूर्वी जर्मनी, वियतनाम, उत्तरी कोरिया आदि में भी इस कृषि का प्रचार हुआ है। इसके अतिरिक्त इटली, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान तथा जापान में भी कुछ सहकारी फार्म मिलते हैं। इसराइल के किबुत्ज़ में भी सहकारी फार्म है, किंतु ये रूसी तथा चीनी सहकारी फार्मों से भिन्न है। इन फार्मों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। विशेषताएं: सामूहिक फार्म की भूमि राज्य की संपत्ति होती है जो फार्म कृषकों के संघ को पट्टों पर दी जाती है। इस कॉलखोज के सदस्यों द्वारा चयनित समिति के निर्देशन में खेती होती है। सामूहिक फार्मों के सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत भूमि के प्लॉट रखने की भी अनुमति प्राप्त है जिसे वे निजी लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे निजी प्लॉटों पर कृषक गाय, सूअर, मुर्गी आदि पालते हैं, फल व सब्जियां उगाते हैं। ये फार्म बड़े आकार के होते हैं जिनमें श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है। एक फार्म का औसत आकार 3400 हेक्टेयर होता है जिस पर 500 श्रमिक कार्य करते हैं। प्रत्येक फार्म को सामुदायिक भवन, कार्यालय, कैंटीन, मीटिंग का कमरा, पुस्तकालय आदि होते हैं, किंतु ये फार्म डिजाइन, निर्माण सामग्री आदि में परस्पर भिन्न होते हैं। कॉलखोज अत्यधिक यंत्रीकृत होते हैं। यहाँ मशीनरी की मरम्मत के लिए मशीन ट्रैक्टर स्टेशन होते थे जो 1957 में बंद कर दिए गए हैं क्योंकि श्रमिकों को ही इनके लिए प्रशिक्षित कर दिया गया। इन फार्मों पर निश्चित कर लगाया जाता है, उत्पादन के अनुपात में नहीं, इसलिए श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। फार्म के उत्पादन में श्रमिकों का हिस्सा किए गए कार्य के दिनों, श्रम तथा दक्षता के अनुसार होता है। सोबखोज राजकीय फॉर्म रूप में राजकीय फॉर्म सोबखोज द्वारा राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रमिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। ये फॉर्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किए गए थे। ये सरकारी फॉर्मों की अपेक्षा अधिक बड़े तथा सुविधा संपन्न होते हैं। 1963 में एक राजकीय फॉर्म का औसत आकार 1800 हेक्टेयर होता था। सहकारी कृषि 20वीं शताब्दी की देन है। यह सामूहिक कृषि से कुछ भिन्न है। यद्यपि दोनों प्रणालियां परस्पर सहयोग पर आधारित हैं, किंतु दोनों का राजनीतिक स्वरूप तथा विचारधारा भिन्न है। अर्थात सहकारी कृषि जनतंत्रात्मक देशों में प्रचलित है जबकि सामूहिक कृषि पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों में प्रचलित है। सहकारी कृषि आंदोलन पश्चिमी यूरोपीय देशों में आरंभ हुआ। डेनमार्क इसका प्रणेता है। यह अन्य देशों में भी प्रचलन में है। नकदी फसल उत्पादन, वाणिज्यिक बागायती कृषि। बागायती कृषि यूरोपीय लोगों द्वारा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के उष्ण शीतोष्ण कटिबंधों में प्रारंभ की गई है। इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर पूंजीकृत तथा व्यापार के उद्देश्य से नकदी फसलों की खेती होती है। यह व्यापारोन्मुख कृषि प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। कपास, गन्ना, कहवा, चाय, रबड़ व तंबाकू सबसे महत्वपूर्ण बागायती फसलें हैं। विशेषताएं: बागायती फसलें बड़े फार्मों पर उगाई जाती हैं, किंतु पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में छोटे आकार के फार्म अधिक प्रचलित हैं। अधिकांश फार्मों पर विदेशियों का स्वामित्व होता है, किंतु श्रम स्थानीय होता है। विशालतम फार्मों पर अब भी यूरोपीय देशों का स्वामित्व है, जबकि वृक्षों से दूध निकालने तथा रबड़ बनाने की प्रक्रिया स्थानीय लोगों या दक्षिण भारत के प्रवासी श्रमिकों द्वारा की जाती है। ब्रिटिश लोगों ने भारत तथा श्रीलंका में चाय के बागान तथा पश्चिमी द्वीप समूहों में गन्ने के बागान लगाए। फ्रेंच लोगों ने कैमरून, आइवरी कोस्ट आदि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में कोको तथा कहवा के बागान लगाए। डच लोगों ने इंडोनेशिया, विशेषतः जावा में गन्ने के बागान लगाए। स्पेनी तथा अमेरिकी पूंजीपतियों ने फिलीपींस ने नारियल, गन्ना तथा बाका के बागान लगाए। पुर्तगालियों का भी ब्राज़ील के फाजंडा बागावतों पर अधिकार है। फार्मों का प्रबंध वैज्ञानिक पद्धति से होता है। इन फार्मों पर कुशल तथा विशिष्ट श्रमिक उपलब्ध होते हैं। कृषि प्राय यंत्रीकृत होती है। उत्पादों की उत्पादक तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बागायती कृषि पूंजी सघन होती है।
उष्णकटिबंधों में पहले अविकसित तथा विरल आबाद क्षेत्रों में नगरों से दूर बागात विस्तृत किए गए थे। इसलिए सड़कों तथा रेल मार्गों का जाल बनाना आवश्यक था, जिसके लिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। बागाती कृषि की गमविधि लंबा होता है, क्योंकि अधिकांश बागाती फसलें परिपक्व होने में समय लेती हैं। इस दौरान कोई आय नहीं होती। पुरानी बागातों में नए वृक्ष तथा पौधे लगाने में भी भारी श्रम व्यय होता है। श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करने में भी बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। बागाती कृषि में एक प्रदेश में एक ही फसल का विशेषीकरण पाया जाता है। चाय भारत तथा श्रीलंका में, कहवा ब्राज़ील, कोलंबिया में, केला लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन देशों में, कोको घाना नाइजीरिया तथा आइवरी कोस्ट में, तथा गन्ना क्यूबा, ब्राज़ील, हवाई, फिलीपींस द्वीपों में विशिष्ट बागाती फसलें हैं। बागाती कृषि वस्तुतः एक उद्योग है। समस्त उद्यम में विविध संक्रियाओं, अवसंरचना, पूंजी, श्रम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बागात व्यापार तथा निर्यात के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय बागातों की अनेक समस्याएं हैं। विभिन्न जलवायु आपदाओं जैसे कि हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, मेघ विस्फोट, अकाल पाला आदि फसलों को नष्ट कर देती है। उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र दशाओं में कीड़े मकोड़े, विषाणु आदि रोग फैलाते हैं। इनसे बागातों को भारी क्षति होती है। कपास में बॉल बिविल तथा कहवा में कॉफी ब्लाइट रोग लग जाता है। श्रमिक भी अनेक रोगों से संक्रमित होते हैं। गर्मी तथा आर्द्रता से सघन वनस्पति उगती है, इससे बागातों में सड़कें आदि बनाना कठिन हो जाता है। कटिबंधों की मिट्टी निक्षालन क्रिया के कारण नष्ट हो जाती हैं। इनका अपरदन तथा लेटराइजेशन अधिक होता है। निक्षालन क्रिया से मिट्टी के उर्वर तत्वों का ह्रास होता है। बार बार गीले तथा सूखने की क्रिया से मिट्टी का लेटराइज